तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सॉलिड्स के क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है? कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, ऐसे फीचर होते हैं जिससे वो चीज़ पहचानी जाती है। ठीक है। तो सॉलिड के पास क्या होता है? डेफिनेट मास। डेफिनेट मतलब एग्जैक्ट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है, और ये तीनों चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो सारे एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा, ठीक है, और उसकी वजह से मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन वो अपनी ही जगह पे मूव करते रहते हैं, अपनी मेन पोजीशन के ऊपर नीचे थोड़ा वाइब्रेट करते रहते हैं। साथ ही साथ जो सॉलिड स्टेट होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है उनको दबाएंगे तो वो दबते नहीं हैं। और रिजिड होते हैं, जो उनकी शेप है वो उनकी शेप रहती है और वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत अमाउंट ऑफ फोर्स अगर हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। तो दीज वर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। आज हम लोग को पढ़ना है कि कितने टाइप के सॉलिड स्टेट होते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो पहले हम लोग दो टाइप के सॉलिड्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे टाइप ऑफ एक दूसरी तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन कि एटम्स मॉलिक्यूल किस तरीके के हैं उसको हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड, जिसके अंदर मॉलिक्यूलर आयनिक कोवलेंट सॉलिड्स पढ़े जाते हैं। तो दो टाइप के बेसिकली हमारे पास सॉलिड होता है, एक होता है अमॉर्फस और एक होता है क्रिस्टलाइन। और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। तो अमॉर्फस सॉलिड कैसे होते हैं? अमॉर्फस होते हैं पाउडर लाइक सॉलिड्स होते हैं एंड हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। उनके पास क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का यहाँ पे क्या मतलब है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर का यहाँ पे मतलब है कि जो ऑर्डर है, जिस तरीके से सॉलिड अरेंज हुआ है वो क्या होता है? रैंडम। जैसे मैं लगाता हूँ कि मेरे पास एक क्यूब है, ऐसे, फिर इसके साथ एक जुड़ा हुआ है, फिर ये एक पैटर्न है, एक ऑर्डर है जो कॉन्टिन्यूसली फॉलो हो रहा है। ठीक, तो ये एक जो छोटा सा क्यूब है, एक ये इसकी यूनिट हो गई, और ये यूनिट कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, और सब जगह पैट क्यूब्स क्या हैं? सेम है, और वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, मतलब ये बहुत दूर तक इसी तरीके से होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन मेरे पास यूनिट यही है, तो एक क्यूब है यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो यूनिट थी वो पहले थोड़ी सी अरेंज थी, फिर उसका पैटर्न खराब हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई? एक दूसरी शेप आ गई, फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे दूसरी शेप आ गई, फिर हो रहा है, फिर यहाँ पे दूसरी शेप आ रही है। तो ये जो ऑर्डर है वो एक जैसा सा नहीं है पूरी उसमें। ठीक है, जैसे ऊपर वाले में ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ये जो सारे स्क्वायर हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे अटैच हो रखे हैं। ठीक है, तो जो ऑर्डर है वो अच्छे से लगा हुआ है। और लॉन्ग शॉर्ट रेंज ऑर्डर में क्या है कि मॉलिक्यूल्स थोड़े थोड़े, इससे बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो यूनिट है वो थोड़ा सा अरेंजमेंट फॉलो कर रही है, उसके बाद फिर वो उल्टी सीधी लगी हुई है। ठीक है, तो अरेंजमेंट क्या है? एक जैसे तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है और उसमें तुमने मोती ऐसे लगा दिए। ठीक है, तो ये हो गया एक ऑर्डर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसे बिखरे हुए हैं तो ये क्या है? नो ऑर्डर। इसमें क्या है? कोई ऑर्डर नहीं है, प्रॉपर कोई अरेंजमेंट नहीं है, और ये क्या है? एक ऑर्डर में। ठीक है,
तो ये जो ऑर्डर का मतलब है कि चीज़ें एक डिसिप्लिन में है, एक तरीके से हैं और वो उसी तरीके से फॉलो हो रही है, ठीक है। जैसे किसी कोई लाइन लगती है, कोई किसी मार्केट में या किसी शॉप पे या किसी भी चीज़ में हम लोग लेने जाते हैं तो एक लाइन लगती है, तो लाइन जब लगेगी तो वो क्या होगी, एक ऑर्डर होगा। लेकिन अगर सारे लोग ऐसे बिखर जाएंगे, ठीक है, और लाइन नहीं लगाएंगे तो उससे हम लोग बोलेंगे कि ये ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो दो तरीके के ऑर्डर हो जाते हैं, एक हो जाता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर और एक हो जाता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक, इसको मैं फिर से बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं कि एक शॉप है और उसके बाहर लोग खड़े हुए हैं, ठीक, और लोग इक्वल डिस्टेंस पे प्रॉपर्ली डिसिप्लिन के साथ खड़े हुए हैं, तो ये हो गया ऑर्डर, ठीक। और ये शॉप है और यहाँ पे लोग ऐसे ही खड़े हो गए सामान लेने के लिए, ठीक है, लाइन नहीं लगा रखी, तो ये क्या है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं, ठीक है, सब बिक रहे हैं। अब ये दो तरीके का हो सकता है ऑर्डर, एक हो सकता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर और एक हो सकता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज क्या है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं जिन बीच में जो एक एक सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, जैसे फिलहाल कोरोना वायरस में क्या हुआ था कि सबकी जगह पे यहाँ पे फिक्स कर दी थी, ऐसे ही होते हैं शॉप पे, तो जो लोग खड़े होंगे वो इसी डिस्टेंस पे खड़े होंगे। तो ये जब बहुत दूर तक चलता जाएगा तब इसे हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दूसरा केस क्या है कि ये प्लेसेस बना रखे हैं कि जहाँ पे लोगों को खड़ा होना है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक। तो एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक, एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और एक आदमी यहाँ खड़ा हुआ है और उसके बाद एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर था वो फॉलो हो रहा था लेकिन वो पूरा फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, थोड़ा छोटी ड्यूरेशन के लिए वो ऑर्डर फॉलो हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो दो तरीके का ऑर्डर होता है, एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। वापस चलते हैं अपने अमॉर्फस पे। तो अमॉर्फस के केस में क्या होता है, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ऑर्डर होता है लेकिन वो थोड़ी दूरी तक यूज होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, दे आर क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है इनमें फॉलो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें क्या फॉलो होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मैं इसे दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि दिखाई दे, ठीक। तो दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है कि जो अमॉर्फस होते हैं वो पाउडर लाइक होते हैं, वो किस तरीके के नहीं होते, या तो वो पाउडर लाइक होंगे, पाउडर बना रखा है, जैसे चीनी होगी, चीनी के जो दाने होते हैं वो क्रिस्टल होते हैं। समझ में आ रहा है ना क्रिस्टल का मतलब क्या है? तो वो जो चीनी के दाने हैं वो छोटे छोटे क्यूब्स हैं, वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं। तो वो जो चीनी है वो किस फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसको उसके ऊपर हथौड़ा मार दो और उसका चूरा कर दो, ठीक है, उसको पाउडर बना दो, तो वो किस टाइप का बन जाएगा, अमॉर्फस, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से जूम कर करके अगर हम लोग देखें तो हमें इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। ये जो पहला है इसमें क्या है कि देखो, ये एक रिंग है, दिख रही होगी तुम्हें, और फिर इधर भी एक रिंग है, ठीक है, और ये जो रिंग है ये कॉन्स्टेंटली दिख रही है। तो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, एक प्रॉपर पैटर्न दिख रहा है, दिख रहा है? हाँ। तो ये जो पैटर्न है पूरा फॉलो हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। कहीं भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा है कि वो ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। अब इस वाली बी, ये जो बी वाला जो है, इस इमेज को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, पैटर्न फॉलो होने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये किस टाइप का सॉलिड हुआ, ये हो गया अमॉर्फस सॉलिड, और इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, ये है शॉर्ट रेंज ऑर्डर।
और ये किस टाइप का सॉलिड हो गया? ये हो गया क्रिस्टलाइन। और ये हो गया अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है ना? इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, मैं एक एक करके तुम्हें बताऊंगा। अब हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सॉरी। अब तुम अपने आसपास से बता सकते हो कि कौन से एग्जाम्पल होंगे जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा और कौन से एग्जाम्पल होंगे जिसमें अमॉर्फस होगा। आसपास में जैसे क्रिस्टलाइन को तो मैंने बता दिया कि शुगर क्यूब, जो शुगर का जो क्यूब होते हैं या शुगर होती है, सुक्रोज शुगर, उसके जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल पता है? नहीं आ रहा। अच्छा, अमॉर्फस के एग्जाम्पल क्या होंगे? कुछ ऐसे सॉलिड जो अमॉर्फस होते हैं, जो क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं। चल मैं ही बताता हूँ, जैसे वुड, जो लकड़ी है, वो एक यस अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, ये अमॉर्फस सॉलिड क्यों है? क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स नहीं बने हुए। क्रिस्टल दिख रहे हैं तुम्हें लकड़ी में? नहीं होते हैं। ठीक यस है, क्रिस्टल क्या होते हैं? चमकते हैं। समझ में आया? जैसे चीनी का होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो थोड़ा बहुत चमकता भी है लाइट में, तो यस वो क्या है? क्रिस्टल है। और अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं? ऐसे सॉलिड जो प्रॉपरली क्रिस्टल नहीं होते हैं। इनके बीच में और क्या क्या डिफरेंस आते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी जो होता है, ठीक है, प्लास्टिक की चेयर्स होती हैं, काफ़ी सारी सामान प्लास्टिक का होता है, वो भी किस तरीके का सॉलिड होता है? अमॉर्फस। ठीक है, ग्लास, ग्लास जो होता है, शीशा जो होता है या कांच जो होता है, वो भी किस टाइप का सॉलिड है? अमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास क्या होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड। हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या आता है? मेटल्स आते हैं। ठीक है, अब ये मेटल्स क्यों आते हैं? मेटल्स ऐसे तो नहीं दिखते हैं कि वो क्रिस्टलाइन है, लेकिन जब उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तब उसमें दिखता है कि उनके पास छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप यस के अंदर देखने पे हमें पता चलता है कि जो मेटल होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें तुम्हें पता चल गई। एक, कोई भी चीज़ जो क्रिस्टल जैसी दिखेगी वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगी। ठीक है, जैसे सॉल्ट क्यूब, जो नमक होता है, जो एक प्रॉपर काला नमक जो बेसिकली होता है, देखा है तुमने? यस उसका पाउडर नहीं, उसका एक पूरा क्रिस्टल होता है। उसको हम लोग क्या यस बोल, सर। हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैं तुम्हें कुछ इमेजेस दिखाता हूँ जिससे तुम्हें समझने में हेल्प होगी। हाँ, जैसे डायमंड हो गया। ठीक है, डायमंड क्या है? एक क्रिस्टल की फॉर्म में है। यस सर। ठीक, और जितने भी जेमस्टोन्स आते हैं वो क्रिस्टल की फॉर्म में आते हैं। यहाँ दिख रहा है तुम्हें? यस सर। ठीक है, ये जो क्रिस्टल की फॉर्म में है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइन बोलेंगे। ठीक है, ये देखो, गैलेना पीबीएस होता है, पायराइट आयरन पायराइट है, एफईएस होता है, क्वार्ट्ज होता है, दिख रहा है ना तुम्हें ये? यस सर देख। हाँ, ठीक है, तो ये जो है ये क्रिस्टल के जैसे हैं, तो इन्हें हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। लेकिन जो मिट्टी है, ठीक है, तो यस मिट्टी सर। क्या होती है? वो अमॉर्फस होगी। इधर देखो, ये तुम्हें कितना अच्छा क्रिस्टल दिख रहा होगा, दिख रहा है ये? यस सर। तो ये होता है क्रिस्टल। इस तरीके के जो क्रिस्टल होते हैं, जो चमक रहे होते हैं, कलर जरूरी नहीं है कि ट्रांसपेरेंट हो, कलर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब वो यस तुम्हारे हाथ में आएगा तो वो चमकेगा। ठीक है, तुम्हें शाइन करेगा वो बेसिकली।
और तुम्हें देखने में बहुत अच्छा लगेगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड। और नीचे देखते हैं। हाँ ये क्या है? ये तो सर स्नो का क्रिस्टल हाँ है, बर्फ का। इसे स्नोफ्लेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है। जो आइस जम जाती है वो भी क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है। समझ में आया? अगर यस। उसका क्रिस्टल बन रहा है तो। अगर वैसे है तो वो क्रिस्टलाइन नहीं है। तो आई गेस कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये देखो क्रिस्टलाइन यस। सॉलिड का एग्जांपल, गोल्ड। ठीक है, कितना अच्छा क्रिस्टल है। जब हम लोग उसको चेंज कर देते हैं तो वो उतना अच्छे से नहीं दिखता। ठीक है, ज्वेलरी में यस। करा तो हमें उतना क्रिस्टलाइन नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। तो इस तरीके के सॉलिड्स जो होते हैं उन्हें हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते हैं। और बाकी जिनके पास लश्चर नहीं होगा और जिनके पास चमकेगा नहीं, शाइन नहीं कर रहा, वो वाली चीज़ें यस। क्या होंगी, अमॉर्फस होती है। ठीक। तो मोस्टली कंपाउंड जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन होते हैं। तो आई गेस समझ में आ गया होगा तुम्हें। यस सर। ठीक है। तो इसमें अभी सर सिल्वर को ले सकते हैं क्या हाँ हाँ, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स क्या हैं तुम्हारा, सिल्वर है, सर? गोल्ड है, आयरन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं। और जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी एलिमेंटल सॉलिड्स होंगे, मोस्ट ऑफ यस सर। देम कहाँ आ जाएंगे, मेटल्स में आ जाते हैं। मोस्टली मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो, डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं। एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं काफ़ी सारे मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल। पी यस। ब्लॉक के जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं। कुछ कुछ मेटल हैं, जैसे आयोडीन मेटल है। और बिस्मथ वगैरह जो नीचे वाले होते हैं उनका मेटालिक प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। तो वो सारे क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। ठीक है, और कोई भी ऐसी चीज़ जो क्रिस्टल की फॉर्म में तुम्हें दिख रही है वो ऑब्वियसली क्रिस्टलाइन होगा। समझ में आया? यस। अमॉर्फस कौन से होंगे, जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये सारे क्या होते हैं, ग्लास। अमॉर्फस होते हैं। समझ में आ मॉर्फस। गई? यस ठीक सर। है, तो अभी तक हम लोगों ने जो मेजर बात करी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टल जैसा होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इनके पास क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, क्या होगा, लॉन्ग रेंज लॉन्ग ऑर्डर रेंज होगा। ऑर्डर। ठीक है, अमॉर्फस के केस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट जो डिफरेंस है वो यही है। क्लियर? और लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट यस। रेंज ऑर्डर की हम लोगों ने इमेज भी देख ली है कि इस तरीके से वो दिखती है। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसे बोला जाता है एन आइसोट्रोपी। क्या है, एन आइसोट्रोपी। अब देखो, आइसो का मतलब होता है सेम। ठीक है, तो आइसोट्रोप हो जाता है आइसोट्रोप। ठीक, तो आइसोट्रोप्स क्या होते हैं, एक ही कंपाउंड के दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो आइसो मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो एन आइसो का मतलब क्या होगा, एन आइसो का मतलब डिफरेंट। समझ में आ रहा है? आइसो का यस मतलब सर। सेम है और उसके ऊपर एन लगा दिए, एन लगा दिया तो वो डिफरेंट। क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो यस। आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी दोनों अलग चीज़ है। आइसोट्रोपी का मतलब सेम हो जाएगा और एन आइसोट्रोपी का मतलब हो जाएगा डिफरेंट। ये क्लियर हो गया? ठीक है, यस जैसे सर। कोई भी हिंदी का वर्ड होता है उसमें कुछ आगे एक वर्ड लगा देते हैं आ ए, तो उसका मतलब उल्टा हो जाता है। ठीक है, विलोम यस शब्द बन यस। जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से आइसो और एनाइसो का मतलब है, एनाइसो का मतलब हो गया डिफरेंट। ये क्लियर? यस ठीक है, सर। तो अब एनाइसोट्रोपी हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं आर एनाइसोट्रोपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंस कर रहे थे तो उसमें एक ये भी चीज़ आ जाएगी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है इनके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और साथ में ये क्या होता है, एन आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, और ये क्या होंगे, आइसोट्रोपिक। ठीक है, क्लियर?
तो एन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर होता है। अब हमें पढ़ना है कि एनआइसोट्रोपी होती क्या। तो एनआइसोट्रोपी क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है कि करंट एक वायर में से मूव कर रहा है और जो वायर है उसको वो मूव नहीं करने दे रही, ठीक है, उसको वो रेसिस्ट कर रही है कि वो करंट मूव ना कर पाए, उसे हम लोग बोलेंगे रेसिस्टेंस, ठीक है, अवरोध जैसे बोलते हैं शायद हिंदी में। तो उसे करंट को फ्लो नहीं करने देने की जो पावर होती है किसी भी मेटल की या किसी भी चीज़ की, उसे हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस, ठीक है। जैसे हम लोग रबर लेते हैं, रबर या वुड लेते हैं, ठीक है, लकड़ी लेते हैं, और उसके ऊपर खड़े होके हम लोग कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, तो हमें करंट लगने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कम हो वो जाता है। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि जो रबर है और जो ये वुड है, ये क्या है, इनके अंदर रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और ये करंट को फ्लो नहीं करने नहीं होने में। देते, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इन दोनों की जो वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग डायरेक्शन में। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। क्या बोलने की कोशिश करिए डेफिनेशन, कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ जैसे दो प्रॉपर्टीज़ बताई यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है, जैसे हम लोग ओम्स में बोलते हैं, ठीक है, 5 ओम 6 ओम का रेसिस्टेंस है। दूसरा क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी एक प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि तुम्हारे पास कोई सॉलिड है, इसमें से लाइट यहाँ जा रही है और वो कितने एंगल से उसमें से बाहर निकल रही है, ठीक है, उसी की वैल्यू पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट किया जाता है। तो ये जो दो प्रॉपर्टीज हैं, ये क्या है, इनकी जो वैल्यू होती है वो हर डायरेक्शन में अलग आती है, हैव डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। समझ में आ रहा है, इनकी जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, हर डायरेक्शन में अलग अलग हो। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक मेरे पास बहुत बड़ा क्यूब है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। तो लेकिन अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो उसका रेजिस्टेंस 2.5 ओम है। इस डायरेक्शन में हम मैंने देखा तो उसका रेजिस्टेंस 0.9 ओम है, ठीक है। तो हर डायरेक्शन में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, अलग आ रही है, ठीक है। अलग तो क्या हो गया, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो अलग अलग वैल्यू आ गई अलग अलग डायरेक्शन में। जब अलग अलग वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में आती है तब उसे क्या बोला जाता है, एन आइसोट्रोपिक। तब उसे क्या बोला जाएगा, एन आइसोट्रोपिक, ठीक है। तो एन आइसोट्रोपी एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें जितनी भी प्रॉपर्टी, मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जिनकी वैल्यू हर डायरेक्शन में अलग अलग आएगी, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्रिस्टल लिया, डायमंड लिया, ढंग से बना नहीं है बट तो ये फॉर एग्जांपल डायमंड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करता हूँ तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है 1.5, ठीक। और जब यहाँ से चेक किया तो वैल्यू आ रही है 1.2, ठीक है। तो 1.5 और 1.2 काफ़ी अलग वैल्यूज़ हैं, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में वैल्यू कितनी आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो अगर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रोपिक। क्लियर। तो
the value of refractive index is different in different direction. सर क्लियर? एक कॉल बहुत देर से आ रही है सर, उठा लूँ क्या? उठा लो। कट गया सर। हेलो। हेलो, जी सर बोलिए, कट गया। बढ़िया, यस। ठीक। तो जब वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में होती है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे भी यस हमें दिख रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, एन आइसोट्रोपी। ये क्या हो गया, एन आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपी। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए। किसके लिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए। अब एक दूसरा सॉलिड है, मैं प्लास्टिक लेता हूँ, ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये प्लास्टिक है। ठीक है, अब मैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना चाहता हूँ, नहीं रेसिस्टेंस चेक करना चाहता हूँ। तो इस डायरेक्शन में जो रेसिस्टेंस आ रहा है वो 5 ओम का आ रहा है। ठीक, इस डायरेक्शन में भी रेसिस्टेंस आ रहा है 5 ओम। इस डायरेक्शन में देखा तो 5 ओम आ गया। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम लोग, ये किस टाइप की चीज़ है, आइसोसॉलिड। ये है आइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसो का मतलब क्या है, सेम। ठीक है, तो अगर वैल्यूज प्रॉपर्टीज सब डायरेक्शन में सेम आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। कॉल आ रही है तुम्हारी फिर से, कॉल उठा लो, नहीं तो वो परेशान करता रहेगा। नंबर। ओके, एनीवेज, तो जब वैल्यू अलग अलग आती है तब उसे एन आइसोट्रोपी बोला जाता है, और जब वैल्यू सेम आती है तो उसे आइसोट्रोपिक बोला जाएगा। क्लियर हो गया? तो यस सर। आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक में क्या डिफरेंस आएगा, डिफरेंस है, आइसोट्रोपिक का डिफरेंस है कि सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। यस सर, तो किसी भी डायरेक्शन में वैल्यू सेम ही होगा। सेम आई। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, बस सेम और डिफरेंट करना, यस। डायरेक्शन तो हर बार अलग होगी। बस आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, और एन आइसो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। बस नाम से ही है वो, डिफरेंट। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं। आइसो का मतलब सेम होता है, एन आइसो का मतलब क्या होगा, डिफरेंट। तो बस वही लगाना है, डिफरेंट। डिफरेंट वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन, सेम वैल्यू इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो आइसोट्रोपिक कौन से होते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, सॉरी आइसोट्रोपिक होते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है इन नेचर। ये क्लियर हो गया? यस सर। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये एनाइसोट्रोपी होती किस वजह से है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, वाई crystalline solid are anisotropic in nature। कि ऐसा क्या है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक, या ऐसा पूछा जा सकता है, ऐसा क्या है कि अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आइसोट्रोपिक क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक क्या होता है। अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रोपिक होते हैं, ये हम लोगों ने
डिफाइन कर दिया कि ये होता है। अब ये क्यों होता है, ये हमें देखने के लिए हमें ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा जो मैंने पीछे यूज किया हुआ था। ठीक है, अब मुझे ये yes, बताओ ये किस तरीके का सॉलिड है। ये जो डायग्राम बना हुआ है फिगर 1.2, yes, ये किस तरीके का सॉलिड तुम्हें दिख रहा है? इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है या शॉर्ट रेंज ऑर्डर है? it's a long range order है। हाँ ठीक है, तो ये है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर हुआ तो ये किस तरीके का सॉलिड हुआ? ये inertial solid। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्रिस्टलाइन या yes, अमॉर्फिक, कौन सा सॉलिड हुआ? ये सब crystalline है। क्रिस्टलाइन। ठीक है, क्रिस्टलाइन में क्या होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या है? पहले यहाँ पे रेड वाला, फिर ब्लू वाले, फिर रेड वाला, फिर ब्लू वाला, फिर रेड वाला, फिर ब्लू वाला, फिर रेड वाला, फिर ब्लू वाला, इस तरीके से एक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है सब जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे दो डायरेक्शन ली गई है। दो डायरेक्शन कौन सी? ए से बी ए बी और सी डी और सी से डी। डी। ठीक है, अब ए से बी में तुम देखोगे तो ए से बी जब ये लाइन यहाँ से कट कर रही है तो इस साइड हमें क्या दिख रहा है? रेड कलर का वो दिख रहा है। yes sir। दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या है? रेड कलर है, नहीं दिख रहा। इस साइड पे कौन सा कलर आ रहा है? रेड रेड। और इधर क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है। ये दिख रहा है तुम्हें? yes sir। फिर से कॉल आ रही है तुम्हारी। काट दिए सर। हाँ, तो इधर क्या है? ब्लू ब्लू कलर के सॉलिड्स है और यहाँ पे क्या है? रेड कलर के पार्टिकल्स है। सी और डी की बात करें तो यहाँ पे क्या है? रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू यूज हो रहा है और लेफ्ट साइड पे भी रेड yes ब्लू रेड ब्लू रेड। तो यहाँ पे जो इसने काटा है वो इक्वल पार्ट्स में काट दिया। समझ में आ रहा है? जिस yes तरीके का लेफ्ट हैंड साइड पे एलएचएस पे जो पैटर्न है वही आरएचएस पे पैटर्न है, लेकिन जो इस वाली डायरेक्शन में है इसमें क्या हो रहा है? दोनों चीजें अलग अलग हो गई। एक साइड पे ब्लू आ रहा है और एक साइड पे रेड आ रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं हुआ। दोनों साइड पे अगर रेड आता तो वो सेम होता, या दोनों साइड पे ब्लू yes आता तो वो सेम होता, या दोनों साइड पे इक्वल नंबर ऑफ रेड एंड इक्वल नंबर ऑफ ब्लू आता, जो कि सी और डी में आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट आ जाती है। डिफरेंट क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लाइट इस तरीके से जाएगी, यहाँ से जाएगी, तो वो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ से जा रही है तो अलग तरीके से हो रही है और यहाँ से जा रही है तो वो अलग तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन इधर की बात करें तो वो इस तरीके से होगी और दोनों जगह से क्या आएगा? वैल्यू अलग आएगा। वैल्यू क्यों अलग आ रहा है? क्योंकि जब भी हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड लेते हैं और उसको अलग अलग डायरेक्शन में देखते हैं तो हमें अलग अलग पैटर्न्स दिखते हैं। समझ में आ रहा है? yes इस yes डायरेक्शन में हमें पैटर्न क्या दिख रहा है? रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, इस तरीके का पैटर्न दिख रहा है। और इस वाली डायरेक्शन में एक साइड पूरा ब्लू है, एक साइड पूरा रेड है, तो दो डिफरेंट yes पैटर्न हमें दिख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में। अगर दो डिफरेंट पैटर्न हमें अलग अलग डायरेक्शन में दिखेंगे तो प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। समझ में आई? yes sir। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, आंसर क्या हो गया? डिफरेंट पैटर्न्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो अलग अलग पैटर्न अगर अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड भी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा अलग अलग डायरेक्शन में। ये समझ में आया? yes ठीक है, तो अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है? चीज़ें रैंडमली पड़ी होती हैं, उल्टी सीधी पड़ी होती हैं। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में आते हैं तो नो पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं है, और इस डायरेक्शन में आया तो भी कोई पैटर्न नहीं है। तो किसी भी डायरेक्शन से तुम जाओ कोई पैटर्न होता ही नहीं है। अगर पैटर्न नहीं होगा तो जो वैल्यू एक साइड पे आ रही है दूसरी साइड पे भी क्या आ जाती है? सेम ही वैल्यू आ जाती है। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑर्डर लगा हुआ है तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट पैटर्न्स प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वैल्यू क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। समझ में आएंगे? yes ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है कि और क्या क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड की।
तो पहली चीज़ जो हम लोगों ने देखी, क्रिस्टलाइन यहाँ लिखा हुआ है और अमॉर्फस यहाँ लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ हम लोगों ने देख ली कि यहाँ पे क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी कि ये एन आइसोट्रोपिक होता है, एन आइसोट्रोपिक, और ये होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये दो चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरी चीज़ पे आते हैं जो कि है मेल्टिंग पॉइंट। पहली चीज़ क्या है, शेप। इसको मैं थर्ड पॉइंट दे देता हूँ, नहीं, इन पॉइंट्स को मैं हटा देता हूँ, ये पहला ही पॉइंट है। ठीक है, शेप। शेप कैसी होती है, इनकी क्या होती है, डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या होती है, एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। मतलब क्या है कि जो शेप होगी, जैसे मैंने तुम्हें बताया चीनी के जो दाने होते हैं उनकी क्या होती है, एक प्रॉपर शेप होती है, क्यूब होते हैं, और सारे ही क्या होते हैं, एक जैसी सी शेप होती है। ठीक है, तो इनकी एक डेफिनेट होगी, मतलब एग्जैक्ट शेप होगी। करेक्टरिस्टिक मतलब उस शेप से वो पहचाने जाते हैं। मतलब हमारे पास क्रिस्टल बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। तो हमें पता है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास शुगर है, तो तुम बोल सकते हो कि वो क्यूब की फॉर्म में होगा, छोटे छोटे क्यूब्स की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के क्रिस्टल होते हैं, और उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पे हमें पता चल सकता है कि वो किस तरीके का क्रिस्टल है। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होगी, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर शेप होती है। अमॉर्फस सॉलिड की जो शेप होती है वो क्या होती है, इर्रेगुलर, मतलब कोई खास शेप उनकी नहीं होती है। ये क्लियर हो? ठीक है, तो जैसे लकड़ी है, लकड़ी की क्या होती है, एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती। जब वो पेड़ में होती है तो उसकी कोई प्रॉपर शेप होती है, नहीं होती, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। समझ में आया? तो उनकी क्या है, एक प्रॉपर शेप नहीं होती है, जैसे कि अमॉर्फस सॉलिड की और क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक प्रॉपर शेप होती है। दूसरा पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसमें, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट। मतलब शार्प का मतलब है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, बस नेक्स्ट पेज है, एक सेकंड। शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि तुमने एक प्लेट ली, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीनी यहाँ पे रख दी, ठीक है, और इसको तुमने क्या किया, इसको हीट किया, ठीक। और मुझे पता है कि जो चीनी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो, मैं अज्यूम कर लेता हूँ 200 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये सही नहीं है, मुझे नहीं पता कि कितना होता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं बस इमेजिन कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल कि 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मान लिया मैंने इसे। तो टेम्परेचर जब तक 199 पहुँचेगा तो मेल्ट हो जाएगा, नहीं मेल्ट होगा। चीनी कब मेल्ट होगी, जब वो 200 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगी। समझ में आया? ठीक है, तो जैसे ही वो 200 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगी तब वो मेल्ट होगी, और जैसे ही टेम्परेचर पहुँचा 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बोला मैंने, 199 डिग्री सेल्सियस हुआ है, तो नो मेल्टिंग, कोई मेल्टिंग नहीं हुई है। जैसे ही दूसरे डिग्री पे हुआ तो ये प्लेट में क्या हो जाएगा, सीधा पानी पानी हो जाएगा। मतलब क्या है, जो नीचे वाली जो चीनी थी और जो ऊपर वाली चीनी थी वो सब क्या हो गई, एक साथ पिघल गई। समझ में आया? वो 200 डिग्री सेल्सियस पे पूरी की पूरी एक साथ पिघल जाती है, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, कोई और चीज़ ली, जैसे मैंने प्लास्टिक ले लिया कोई, ठीक है, और प्लास्टिक को मैंने क्या किया, मेल्ट करने की कोशिश करी। तो प्लास्टिक का अगर मैं मान लूँ कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 200 डिग्री सेल्सियस,
तो अब जैसे ही टेम्परेचर आएगा 198 या 199 डिग्री, उस पे वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा जब प्लास्टिक को हम लोग गर्म करते हैं तो वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, सॉफ्ट है। और उसके बाद फिर वो क्या होगा, पिघल सकता है। वैसे जनरली प्लास्टिक पिघलते नहीं है, लेकिन कुछ प्लास्टिक होते हैं जो पिघल जाते हैं। तो जैसे ही 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, नीचे से ये पिघल जाएगा, लेकिन ऊपर से अभी भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर 201 आएगा तो फिर ये थोड़ा और पिघलेगा, फिर भी थोड़ा बचा रहेगा। फिर 203 या 205 टेम्परेचर पे जाके ये पूरा पिघल जाएगा। समझ में आया? यस सर। तो ये पानी कब बन गया, जब 205 डिग्री सेल्सियस आया। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मतलब एग्जैक्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम्हें मीटिंग के लिए शार्प 2 o'clock पे आना है, मतलब शार्प एग्जैक्ट 2 बजे आना है, 2 बजे से लेट नहीं होना है। तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शार्प। तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में भी क्या मतलब है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि 200 डिग्री है तो 200 डिग्री ही रहेगा, और पूरी की पूरी जो चीनी है या पूरा का पूरा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो पिघल जाएगा। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अमॉर्फस सॉलिड में उसने क्या किया, 200 डिग्री पे पिघलना शुरू किया और 205 डिग्री सेल्सियस पे पूरा पिघला। ठीक है, तो उसे टाइम लगा। ठीक है, तो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं वो एक साथ नहीं पिघलते हैं। उनकी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट की रेंज होती है कि वो 200 डिग्री से स्टार्ट होंगे और फिर वो 3 या 4 डिग्री आगे तक जाएंगे, तब जाके वो पूरे पिघले। क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट होता है। 200 डिग्री सेल्सियस आ गया तो उसे पिघलना है, तो वो पूरा का पूरा एक ही साइड टाइम पे पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने चीनी इतनी सारी ली, इसको ऐसे नहीं कंसिडर करते हैं, इसको ऐसे कंसिडर करते हैं कि एक चीनी का बड़ा सा क्रिस्टल ले लिया मैंने। ठीक है, एक सिंगल क्रिस्टल और बड़ा सा, तो जैसे ही ये पिघलेगा पूरा का पूरा एक साथ पिघल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड है वो एक साथ नहीं पिघलता है। मैं लिखता हूँ, ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये हो गया अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही करते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है एग्जैक्ट वही। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया है वीडियो को एक बार फिर से देखना। ठीक है, और जो भी मैंने पढ़ाया है वो कल मैं पूछूंगा, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।